हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। गाइज ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में सिलेक्टेड है, आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। गाइज वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2 बार रिविजन करवाने वाला हूं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी ग्लोबुलिन प्रोटीन रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में सहायक होती है? ऑप्शन नंबर ए एल्फा, ऑप्शन नंबर बी बीटा, ऑप्शन नंबर सी गामा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी गामा। ग्लोबुलिन प्रोटीन दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने का कार्य करती है। हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता पैदा करने में कौन सहायक होती है दोस्तों? तो आप कह सकते हो कि गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने का कार्य करती है, अर्थात रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता पैदा करने में सहायक होती है। गाइज जो ब्लड होता है इस ब्लड में तरल भाग होता है दोस्तों 55%। इस ब्लड में तरल भाग होता है 55%। और दोस्तों ये तरल भाग क्या होता है? तो दोस्तों ये तरल भाग होता है, आपको ध्यान रखना है, प्लाज्मा। ये तरल भाग क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा होता है। और इस प्लाज्मा में 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। नंबर 1 पर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, नंबर 2 पर फाइब्रिनोजन प्रोटीन, नंबर 3 पर ग्लोबुलिन प्रोटीन, नंबर 4 पर एल्बुमिन प्रोटीन। जब दोस्तों हमें चोट लगती है और हमारा रक्त बहने लगता है, तो दोस्तों उस समय उस रक्त के बहाव को रोकने के लिए, उस रक्त का थक्का बनाने के लिए 2 प्रकार की प्रोटीन उपस्थित होती है हमारी प्लाज्मा में। एक है प्रोथ्रोम्बिन और एक है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। दोस्तों ये दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। जबकि दोस्तों एल्बुमिन प्रोटीन की बात की जाए तो एल्बुमिन प्रोटीन हमारी प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है, तो आपको ध्यान रखना है एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है इसकी मात्रा प्लाज्मा में सर्वाधिक होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा मेन मोटिव, जो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है, ये दोस्तों 3 प्रकार की होती है। एक होती है एल्फा, एक होती है बीटा और एक होती है गामा। तो दोस्तों जो गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करती है। गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। गाइज क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सी ग्लोबुलिन प्रोटीन रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में सहायक होती है? तो दोस्तों गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता पैदा करने में सहायक होती है। दोस्तों ब्लड में तरल भाग होता है लगभग 55%। और दोस्तों ये तरल भाग कौन सा होता है? तो ये होता है मेरे भाई प्लाज्मा। दोस्तों प्लाज्मा में 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। और दोस्तों प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो एल्बुमिन प्रोटीन है। अब बात करता हूं दोस्तों ग्लोबुलिन प्रोटीन की। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है, एल्फा, बीटा और गामा। तो दोस्तों गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है। तो गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 90 से 92%, ऑप्शन नंबर बी 68%, ऑप्शन नंबर सी 80%, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 90 से 92% दोस्तों हमारी प्लाज्मा में जल उपस्थित होता है। हमारी प्लाज्मा में 90 से 92% जल उपस्थित होता है। जबकि दोस्तों पूरे मानव शरीर में दोस्तों 68% पानी उपस्थित होता है। हमारे पूरे शरीर में 68% पानी होता है। क्वेश्चन था दोस्तों आपका प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों 90 से 92% होती है। हमारे पूरे शरीर की बात की जाए दोस्तों तो लगभग में 68.70% दोस्तों हमारे शरीर में पानी उपस्थित होता है। दोस्तों बात आती है कि प्लाज्मा क्या है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ब्लड होता है इस ब्लड में दोस्तों हम 2 भागों को पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं दोस्तों ठोस पार्ट और एक पढ़ते हैं दोस्तों तरल पार्ट। तरल पार्ट दोस्तों ये 55% होता है ब्लड का, और दोस्तों जो ठोस पार्ट होता है ये 45% होता है ब्लड का। जो तरल पार्ट है दोस्तों इसमें हम प्लाज्मा को पढ़ते हैं, दोस्तों। और दोस्तों जो ठोस पार्ट है इसमें पढ़ते हैं हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और दोस्तों प्लेटलेट्स को।
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हम इसमें पढ़ते हैं। तो गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की अधिकता से रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पॉलीसाइथीमिया। दोस्तों ये आरबीसी की अधिकता से रोग होता है। अगर मैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए है एनीमिया। दोस्तों ये आरबीसी की कमी से होता है, ये आरबीसी की कमी से होता है। दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। 120 दिन एनसीईआरटी कहती है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, जबकि दोस्तों जो सीजीएल की एग्जाम होती है वो कहती है कि 90 से लेकर के 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। दोस्तों प्रत्येक 120 दिन के बाद में एनसीईआरटी के तहत आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात दोस्तों आरबीसी को जो भक्षण करने का कार्य करती है वो दोस्तों पलिया या तिल्ली करती है। लगभग 99% आरबीसी का भक्षण कौन करता है दोस्तों? पलिया या तिल्ली करती है। और दोस्तों 1% कौन करता है? तो कोपर कोशिकाएं करती है। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो कोपर कोशिकाएं होती है ये इनका निर्माण कहां होता है? तो दोस्तों कोपर कोशिकाओं का निर्माण लीवर में, यकृत में होता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथीमिया होता है और आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए साइनोकोबालमिन, ऑप्शन नंबर बी पेंटोथेनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी पायरोडोक्सिन, ऑप्शन नंबर डी बायोटिन। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए साइनोकोबालमिन। विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालमिन। दोस्तों विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पेंटोथेनिक अम्ल। दोस्तों ये विटामिन बी5 का रासायनिक नाम होता है। ये विटामिन बी5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पायरोडोक्सिन। दोस्तों ये विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बायोटिन। ये विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है। एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडोक्सिन और विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांश एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से इर्गोकैल्सीफेरोल है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन D2, ऑप्शन नंबर बी विटामिन D3, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन D2। दोस्तों जो विटामिन D2 होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है इर्गोकैल्सीफेरोल होता है। और दोस्तों ये विटामिन D2 क्या करता है, हमारी जो हड्डी होती है, हमारी जो अस्थि होती है, हमारी हड्डियों को मजबूती देने का कार्य करता है। हमारी हड्डियों को मजबूती देने का कार्य करता है। जबकि दोस्तों D3 का जो रासायनिक नाम होता है, विटामिन D3 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कोलोकैल्सीफेरोल। कोलोकैल्सीफेरोल होता है। और दोस्तों ये क्या करता है, ये दोस्तों हमारी हड्डियों को कठोर बनाने में सहायक होता है। ये हमारी हड्डियों को कठोर बनाने में सहायक होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम आप सबको पता होगा कैल्सीफेरोल होता है। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। विटामिन D2 का रासायनिक नाम होता है इरिगोकैल्सीफेरोल और यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। विटामिन D3 का रासायनिक नाम होता है दोस्तों कोलोकैल्सीफेरोल और यह हमारी हड्डियों को कठोर बनाने में सहायक होता है। विटामिन डी आपको पता होगा दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ था। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल कोशिका द्रव से, ऑप्शन नंबर बी केवल केंद्रक द्रव से, ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव व केंद्रक द्रव से, ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव केंद्रक द्रव व अन्य कोशिकांग से। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव केंद्रक द्रव व अन्य कोशिकांग से बना होता है। कौन दोस्तों? जीव द्रव्य। दोस्तों
प्रोटोप्लाज्म जो होता है, जो जीव द्रव्य होता है दोस्तों, ये बना होता है कोशिका द्रव से, केंद्रक द्रव से व अन्य कोशिकांग से बना होता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा था आपकी सीडीएस की जो एग्जाम होती है ना, उसमें। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन के कारण, ऑप्शन नंबर बी लिपिड के कारण, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट के कारण। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल के कारण। दोस्तों पत्तों का जो हरा रंग होता है ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 1%, ऑप्शन नंबर बी 2%, ऑप्शन नंबर सी 0.4%, ऑप्शन नंबर डी 0.6%। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 0.4%। दोस्तों हमारे शरीर में नमक की मात्रा उपस्थित होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ था, एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये वाला क्वेश्चन। गाइज अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइज आपको पता होगा मैं बायोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं। अगर आपने हमारी विटामिन की 14 क्लास और दोस्तों ब्लड की 8 क्लास और दोस्तों प्रजनन तंत्र की 5 क्लास और दोस्तों श्वसन तंत्र की 6 क्लास नहीं देखी है तो जाकर आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाइज अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? ऑप्शन नंबर ए 565, ऑप्शन नंबर बी 639, ऑप्शन नंबर सी 665, ऑप्शन नंबर डी 556। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 639। दोस्तों हमारे शरीर में कुल मांसपेशियां होती है 639। गाइज अच्छा क्वेश्चन है, अधिकांश एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, वर्णांतता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर ए पीला, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हरा। दोस्तों वर्णांतता वाले व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देगा। दोस्तों वर्णांतता को इंग्लिश में कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। दोस्तों ये एक आनुवांशिक रोग है, ये आनुवांशिक रोग है। और दोस्तों इसको पता होगा आपको, इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में हम जो कलर होते हैं, जो रंग होते हैं दोस्तों, जो कलर होते हैं, जो रंग होते हैं, उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते। बेसिकली दोस्तों लाल, हरा और नीला रंग में दोस्तों हम डिफरेंस नहीं कर पाते। दोस्तों हमारी आंख की कौन सेल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, कौन सेल्स होती है, ये दोस्तों में कलर पहचानने में सहायक होती है। यही कारण होता है दोस्तों कि इस बीमारी में, कलर ब्लाइंडनेस में, वर्णांतता में दोस्तों हम कलर और जो रंग होते हैं दोस्तों उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते। और बेसिकली 3 रंग होते हैं दोस्तों, लाल, हरा और नीला। दोस्तों इनमें हम डिफरेंस नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिसको दोस्तों वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस बीमारी हो, उस व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। ना ही दोस्तों रेलवे वाले लेते हैं, ना ही दोस्तों से फौज वाले लेते हैं। चलिए दोस्तों अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की तैलीय कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी गोल्जी काई, ऑप्शन नंबर डी कोहिनी। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। दोस्तों इस लाइसोसोम की जो खोज की थी वो की थी एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था डी डुबे ने दोस्तों लाइसोसोम की खोज की थी। दोस्तों लाइसोसोम होता है, ये कोशिका में पाया जाता है और एक प्रकार की इसकी थैली जैसी संरचना होती है, थैली जैसी इसकी संरचना होती है। बात क्लियर है दोस्तों? इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटनी एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम। दोस्तों होता क्या है, जब हमारे कोशिका पर बाहर से कोई वायरस, बैक्टीरिया दोस्तों अटैक करते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए हमारे कोशिका का एक भाग होता है लाइसोसोम। इस लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों उस बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए जल अपघटनी एंजाइम पाया जाता है। जब दोस्तों कोई बैक्टीरिया आया तो दोस्तों ये क्या करता है, हमारी कोशिका इस लाइसोसोम में उपस्थित जो जल अपघटनी एंजाइम होता है उसको छोड़ देता है दोस्तों, तो वो बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करती है। जब दोस्तों हमारी
कोशिका की लाइसोसोम की जो थैली होती है फट जाती है, तो दोस्तों जल अपघटनी एंजाइम पूरी कोशिका में फैल जाता है और दोस्तों हमारी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। दोस्तों जो जल अपघटनी एंजाइम होता है, इसका जो पीएच मान होता है ये होता है 4.5। बहुत तगड़ा अम्ल ये होता है। बात क्लियर है? अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है सेवालों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फाइकोलॉजी। दोस्तों सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, जबकि दोस्तों जो फंजाई होते हैं, जो कवक होते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? उनका अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं। सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और दोस्तों जो फंजाई होते हैं, जो कवक होते हैं, इनका अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। बात क्लियर है? अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है पेसमेकर का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए मूत्र बनाने का नियमन, ऑप्शन नंबर बी पाचन क्रिया की नियमन, ऑप्शन नंबर सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। दोस्तों पेसमेकर का संबंध किससे है? ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों पेसमेकर का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। बात क्लियर है? अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ों में, ऑप्शन नंबर बी हृदय में, ऑप्शन नंबर सी किडनी में, ऑप्शन नंबर डी यकृत में। तो गाइज आपको पता होगा, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी किडनी में। दोस्तों हमारे जो फेफड़े होते हैं ये अशुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। दोस्तों जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है उस रक्त को अशुद्ध रक्त कहा जाता है, और दोस्तों जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है उस रक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है। तो जो हमारे फेफड़े होते हैं ये अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त करने में सहायक होते हैं। दोस्तों हमारा हृदय होता है ये दोस्तों ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। बात क्लियर है? किडनी क्या करती है? हमारे रक्त को छानती है। बात क्लियर है? अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज आपका अंतिम क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 31, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी 34। तो गाइज आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12। दोस्तों मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।